we're gonna talk about your most awaited movie called Thor: Love and Thunder। ये मूवी MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 29th मूवी है और अगर आपने इससे पहले इसके बाकी के 28 पार्ट्स नहीं देखे तो आप लोगों के लिए एक शानदार गुड न्यूज है। मैंने ऑलरेडी उन 28 मूवीज को 1080p प्रिंट में काफी अच्छी तरीके से वीडियो क्लिप्स के साथ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। तो जो भी इस मूवी को एकदम न्यूली देखने के लिए आया है और उसे पता नहीं कि कौन सा कैरेक्टर किस मूवी में था, तो इस सारे के सारे पार्ट्स उस व्यूअर को इस पूरी मूवी को समझने में काफी ज्यादा काम आएंगे। सच कहूं तो जितना इंतजार आप सभी को इस मूवी का था उससे कई ज्यादा मुझे इसका था। एंटायर MCU में अगर मेरा कोई सबसे ज्यादा फेवरेट सुपर हीरो है तो ही इज द ओनली वन, थॉर। इसकी पहली मूवी से ही मैं इसका दीवाना बन चुका था और इंतजार था तो सिर्फ इसी पार्ट का। इस वक्त अभी मेरे पास सिर्फ हॉल प्रिंट ही अवेलेबल है, मगर जैसे ही इसका 1080 प्रिंट आएगा मैं आप लोगों के लिए उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगा। एंड एज यूजुअल अगर मार्वल की मूवी है तो टॉप CGI ग्राफिक्स और VFX होना तो लाजमी है। और अब जब इतनी ही तारीफ हो चुकी है, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम गौर को देख पाते हैं जो कि इस वक्त एक सुनसान वीरान रेगिस्तान में होता है अपनी बेटी के साथ में। ना ही उनके पास कुछ खाने के लिए था और ना ही कुछ पीने के लिए। साथ ही गौर लगातार अपने मानने वाले देवता को पूजने लगता है और कहता है कि हम काफी ज्यादा मुसीबत में हैं, हमारी जान बचाइए। मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई भी उसका सहारा नहीं बनता और धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और गौर की बेटी अपना दम तोड़ देती है। इस वजह से गौर उसी रेगिस्तान में अपनी बेटी की समाधि बनाकर आगे बढ़ जाता है। तभी उसे दूर कहीं एक छोटा जंगल दिखाई पड़ता है। इस वीरान रेगिस्तान में उसे लगता है कि शायद जरूर भगवान ने उसकी आवाज सुन ली, इसलिए वो सीधा चलता हुआ उस जंगल में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे काफी सारा पानी मिलता है। पहले तो वो ढेर सारा पानी पीता है। वहां से बाहर निकलकर उसे अपने सामने कुछ फल दिखाई पड़ते हैं जिन्हें वो खाने लगता है। कहा गया है, वो उसे कहता है कि तुच्छ प्राणी, आखिर तू मेरे फल क्यों खा रहा है? जिस पर गौर का कहना था कि आप तो मेरे बुलाने पर आए हैं ना, आप ही ने तो मुझे बचाया है। तो रापू बताता है कि यहाँ पर मैं तुझे बचाने के लिए नहीं आया, बेसिकली मैंने तो यहाँ पर एक नेक्रोस्वर्ड धारी का संहार किया है और उसी की खुशी मनाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। खुशियों का नाम सुनकर गौर काफी ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि उसकी जिंदगी से सारी खुशियां तो जा चुकी थी। उसकी एक ही बेटी थी जिसे वो भगवान से प्रार्थना करके बचाना चाहता था, मगर अब वो भी उसके पास नहीं। गौर वहाँ पर रापू से कहता है कि आपके पूजने वाले तो खत्म हो चुके हैं, मैं ही सिर्फ आखिरी बचा हूँ। तो रापू कहता है कि देवताओं को खुश करने के लिए हमेशा बलि लगती है और अगर तेरी बेटी मर भी गई तो समझ ले कि उसकी बलि मेरे पास में आई है। इस बात को तो सुनकर गौर को गुस्सा आने लगता है और वहीं पर नेक्रोस्वर्ड, जो कि एक ऐसी तलवार थी जो कि देवताओं के संहार यानी कि उन्हें खत्म करने के लिए बनाई गई थी, वो चुपचाप उसके हाथ में आ जाती है। जिसके बाद तो गौर रापू को वहीं पर उस तलवार से मार देता है और ये कसम खाता है कि जिन देवताओं को हम पूजते थे, मदद की गुहार लगाते थे, मगर वो तो इस लायक ही नहीं कि हम उन्हें पूजे। इसलिए आज से मैं गौर ये कसम खाता हूँ कि आज से हर देवता, हर भगवान को जान से मार दूंगा। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है कहानी के हैदराबादी मियाँ बोले तो कॉर्ग की तरफ, जो कि बच्चा लोगों को बता रहे थॉर मियाँ की कहानी कि कैसे वो उन लोगों के लिए लड़े जो खुद के लिए नहीं लड़ सकते थे। बचपन से ही थॉर का मानना था कि बेसहारा की मदद करना ही उसका कर्म और धर्म है और कैसे उसकी मुलाकात जीन फॉस्टर से हुई, पर जल्द ही वो दोनों अलग भी हो गए। उसके माता पिता, उसके भाई और हर कोई जो भी उससे प्यार करता था, सब या तो बिछड़ गए और या फिर मारे गए। मगर थॉर की बात खास थी कि उसने दूसरों के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ा। जिसके बाद थॉर ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को ज्वाइन किया और उनके साथ मिलकर न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी, मगर हर वक्त उसके दिल में सिर्फ एक ही यादें थी, वो थी जेन फोस्टर की। अकेलेपन में थॉर इतना डूब चुका था कि उसने जनजाति संसार से अपने आप को दूर कर लिया और एक साधु की जिंदगी जीने लगा। मगर जब भी कोई उसे पकड़ता कि थॉर, इस लड़ाई को तुम्हारे बिना जीता नहीं जा सकता, तो उसके अंदर का सैनिक जाग जाता। मीनवाइल यहाँ पर पीटर क्विल यानी कि स्टार लॉर्ड पहुंचता है और थॉर को कहता है कि एक और जंग है जिसे हम तुम्हारे बिना जीत नहीं सकते। यहाँ पर एक काफी फनी सीन आता है जहाँ पर थॉर अपने स्टोर्म ब्रेकर को जमीन से उखाड़कर हैरी पॉटर की झाड़ू बनाकर उस पर बैठकर उड़ जाता है और फिर पहुंचता है युद्ध में, जहाँ पर बाकी की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की फोर्स अपने दुश्मनों से लड़ रही थी। वहाँ का राजा यकार थॉर के पास आता है और बताता है कि हमारे ऊपर इन आतंकियों ने हमला कर दिया है और सिर्फ तुम ही हो जो हमें बचा सकते हो। हमारी जिंदगी बिल्कुल सही चल रही थी, मगर किसी ने आकर हमारे देवता को मार दिया और फिर बाद में ये लुटेरे आ गए जो कि हमें लूटने लगे। जिस पर थॉर उन्हें ये मंदिर वापस दिलवाने का वादा करता है और स्टोर्म ब्रेकर को उठाकर अपनी पावर्स को समन करता है और बन जाता है माइटी थॉर। मुझे तो थॉर का ये लुक
पसंद आया, आप लोगों को ये लुक कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ पर वो एक एक करके सारे गुंडों और लुटेरों को धो रहा था और एक बार तो अपने लेग स्ट्रेच करके 2 गाड़ियों को एक साथ रोक देता है। हालांकि एक लंबी चलने वाली लड़ाई के बाद में थॉर उन लुटेरों से जीत तो जाता है, मगर इस लड़ाई में यकार का मंदिर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कहानी की लीड फीमेल कैरेक्टर पर, यानी कि जेन फोस्टर पर, जिसे कि इस वक्त 4th स्टेज कैंसर हो चुका था। वहीं पर डार्सी भी बैठी थी जो कि म्योनिर को म्याऊ म्याऊ करती थी। वेल, आप में से कितने लोगों को ये बात याद है? डार्सी पूछती है कि तुम्हारा आशिक कैसा है, मगर जेन उसकी बातों पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि इस वक्त थॉर और जेन का ब्रेकअप हो चुका था और इन 8 सालों में वो एक प्रोफेसर बन चुकी थी। साइंस के काफी बड़े बड़े थ्योरीज और लेक्चर दिया करती थी। इसी तरह एक दिन उसका ध्यान वाइकिंग्स की किताब पर जाता है जिसके अंदर थॉर के हथियार यानी कि म्योनिर के बारे में लिखा था, जिनमें शामिल थी स्ट्रेंथ और गुड हेल्थ। मीनवाइल हम वल्करी को भी देख पाते हैं जो कि इंसानों के साथ अपने बसाए हुए न्यू एसगार्ड से लाए हुए लोगों के साथ रह रही थी। वेल, अब तो उसका इंसानों के साथ काफी अच्छा रिश्ता भी बन चुका था और इन्हें आए दिन स्पॉन्सरशिप भी मिलती रहती है। खैर, मुझे तो मिलती नहीं आजकल, और जो वीडियो बनाता हूँ वो भी ब्लॉक हो जाती है और आप लोग भी लाइक कमेंट करते नहीं हो, खाली न्यू मूवी इसलिए देखने आ गए। बाकी पुरानी मूवीज पर तो 20-25 हजार से ऊपर व्यूज भी नहीं है। वेल, अब क्या ही बोले आप लोगों को। बाकी सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए कहा है, वो करते नहीं हो। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए कहा है, वो करते नहीं हो। मूवी को लाइक कमेंट शेयर करने की छोटी सी गुजारिश करता हूँ, वो भी नहीं करते। मगर खुद की डिमांड को पूरा करने के लिए एक ही कमेंट को 25 से 30 बार करना नहीं भूलते। बट क्या करें, जैसी आपकी डिमांड वैसा मेरा काम। खैर, ये तो थी दिल की बात। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ न्यू एसगार्ड में थॉर, ओडिन और साथ ही लोकी का एक शो चल रहा था जहाँ पर ये लोग थॉर रैग्नारॉक वाले इंसिडेंट्स को शो कर रहे थे। वहीं एक कांच के बाउल में थॉर का वही पुराना म्योनिर पड़ा था जिसके टुकड़े टूट चुके थे, मगर जेन के वहां पर आने से वो सभी टुकड़े हिलने लगते हैं मानो उनमें जान आ गई हो। इधर थॉर को यकार 2 बकरे भेंट करता है क्योंकि उन्होंने इन सब की जानें बचाई थी, तो बदले में कुछ तो देना ही था। जिसके बाद ये सभी अपने शिप में आ जाते हैं, लेकिन पीटर जब अपने एडवांस कम्युनिकेशन को चेक करता है तो पता लगता है कि काफी सारे देश या फिर कहें काफी सारी सिविलाइजेशन जिन्हें मदद की जरूरत है, हर कोई उन्हें बस यही मैसेज कर रहा था कि हमें मदद की जरूरत है, हमारे देवताओं को मार दिया गया है। तभी थॉर की नजर सिफ पर पड़ती है जो कि थॉर के फर्स्ट पार्ट में उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। ये सुनकर थॉर अपने बाकी साथियों से कहता है कि हमें सिफ और साथ ही उनके देश को बचाना होगा, जबकि क्विल का कहना था कि और भी तो लोग हैं, उन्हें भी तो मदद की जरूरत है, तो क्यों ना हम अलग अलग जाकर उन सब की मदद करें। इस बात से थॉर भी एग्री करता है। फिर वो अपने स्टॉर्म ब्रेकर और साथ ही बेस्ट फ्रेंड कॉर को लेकर बायफ्रोस्ट खोलकर सीधा सिफ के पास पहुंच जाता है, जहां वो देख पाते हैं कि फेलिकेरियन के देवता फेलिका को किसी ने मार दिया है। वहीं उसे सिफ भी घायल पड़ी मिलती है जिसका हाथ कटा होता है। वो थॉर को बताती है कि जिसने उन्हें मारा उसका अगला टारगेट एसगार्ड है और वो अब वहीं पर जा रहा है। जिसके बाद एंट्री होती है कहानी के विलन गॉर की, जो कि पहुंच चुका होता है न्यू एसगार्ड में। अब इसके पास जो नेक्रोस्वर्ड होती है उसकी मदद से वो साए से अलग अलग दानव बना देता है और ये दानव पूरे शहर को तबाह करने लगते हैं। मगर तभी वहां पर एंट्री होती है वल्केरी की, जो कि उड़ते घोड़े पर आकर उन सभी दानवों का विनाश करने लगती है। मगर इसी बीच थॉर भी आ जाता है और उन सभी को रोकने लगता है। इन सभी दानवों की गिनती ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी कि तभी थॉर की नजर अपने पुराने हथियार म्योनिर पर पड़ती है। उसे फील होता है कि यहाँ पर एक और तगड़ा योद्धा है जो कि उसकी तरह बलवान है। तो वल्करी कहती है कि वो योद्धा तुम्हें पसंद आएगा। जहाँ पर एंट्री होती है माइटी थॉर यानी कि जेन फॉस्टर की, जो कि अपने फुल माइटी थॉर वाले लुक में आई होती है। उसे इम्प्रेस करने के लिए थॉर भी अपना माइटी थॉर वाला लुक लेकर आता है। ये दोनों ही आपस में एक दूसरे को देखकर काफी खुश थे, मगर सबसे पहले तो उन्हें दुश्मनों को हराना था। इसी चलती लड़ाई के बीच में हमें थॉर का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर कभी ये दोनों आपस में काफी खुश रहते थे, मगर द एवेंजर्स की तरफ से निक फ्यूरी का कॉल और वहीं पर साइंस की तरफ से जेन फोस्टर को कॉल, ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के रिश्ते को खत्म करने लगते हैं। इन दोनों का ही बिजी शेड्यूल आपस में इन दोनों के रिश्ते को धीरे धीरे कम करने लगता है और एक मोमेंट तो ऐसा आता है जहाँ पर ये दोनों ही आपस में ब्रेकअप कर लेते हैं। यहाँ प्रेजेंट टाइम में गॉर अपने काले साये की मदद से न्यू एसगार्ड के बच्चों को अपने साथ ले जाता है। थॉर उसका सामना करता, मगर उससे पहले वो वहां से जा चुका था। अगले दिन जिन सभी के बच्चे गायब हुए थे वो सभी माँ बाप अपनी रिपोर्ट लिखवाने लगते हैं। सारे लोग काफी ज्यादा परेशान थे, मगर तभी थॉर उन्हें कहता है कि उन सभी के बच्चों को वो वापस लाएगा। जिसके बाद वो अपनी टीम से उस गॉर यानी कि गॉड बुचर के बारे में बात करने लगता है, जहाँ पर वल्करी उसे बताती है कि उसके पास में नेक्रोस्वर्ड है। ये नेक्रोस्वर्ड देवताओं का संहार कर सकती है। उस तलवार में इतनी ताकत है कि वो काले साये से काफी सारे दानव बना सकता है। तो जेन पूछती है कि आखिर ये नेक्रोस्वर्ड क्या है, तो थॉर बताता है कि नेक्रोस्वर्ड एक ऐसी तलवार है जो कि समय के साथ अपना धारक बदलती आई है। ये तलवार जिसके भी हाथ में होती है ये उसे पूरी तरीके से भ्रष्ट कर देती है। तभी यहाँ पर हाइमडाल के बेटे एस्ट्रेड की एक होलोग्राफिक इमेज आती है। वेल, एस्ट्रेड से यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे एक और चैनल वेब सीरीज एक्सप्लेनर्स पर द विचर की सीरीज चल रही है, जिसमें एस्ट्रेड
स्क्रिप्ट का काफी बड़ा रोल है। तो आप अगर इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो द विचर्स को जरूर देखिएगा। थॉर एस्ट्रोइड से पूछता है कि आखिर तुम बच्चे कहां पर हो, तो वो बताता है कि मुझे अपनी ये शक्तियां ठीक तरीके से यूज करनी नहीं आती, जहां पर थॉर उसे आंखों की शक्ति पर फोकस करने के लिए कहता है और इसी पावर की मदद से थॉर वहां पर भी पहुंच जाता है। बच्चे उसे देखकर काफी खुश थे और बोलने लगते हैं कि हमें यहाँ से बचा लो, हमें यहाँ से वापस अपने माता पिता के पास ले जाओ। लेकिन थॉर कहता है कि मैं सचमुच में यहाँ पर नहीं हूँ, मेरा सिर्फ अनकॉन्शियस माइंड यहाँ पर है, मगर चिंता मत करो, मैं अपनी टीम के साथ तुम्हें बचाने के लिए जरूर आऊंगा। कॉन्शियस माइंड में वापस आने पर थॉर बताता है कि गॉर ने उन सभी बच्चों को अंतरिक्ष के उस हिस्से में रखा है जहाँ पर रोशनी का नामो निशान नहीं, हर जगह बस अंधेरा ही अंधेरा है। अगर गॉर धरती पर आकर इतना ताकतवर था तो अंतरिक्ष के काले सायों में तो उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए उसे हराने के लिए हमें पावरफुल टीम की जरूरत है। और अब अपनी टीम को बड़ा करने के लिए ये सभी लोग देवताओं के महल में पहुंच जाते हैं, जो कि होता है दूर ऊपर आसमान में। यहाँ पर हमें काफी सारे देवता दिखाई पड़ते हैं, पत्थर के देवता, मोमो के देवता, यहाँ तक कि फीलिंग्स के देवता, जिनमें अब एक और देव शामिल हो चुका था, यानी कि तूफानों का देव, बोले कि थॉर द गॉड ऑफ थंडर। ये सभी किसी तरह वहां पर भेस बदलकर अंदर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद एंट्री होती है देवों के देव ज़्यूस की, जो कि थे बिजली के देवता। बेसिकली आज एक सभा बिठाई गई थी जहां पर ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने वाले थे, मगर वो मुद्दे काफी फनी थे कि आखिर नेक्स्ट फेयरवेल हम कहां पर रखेंगे, कौन सी लड़कियां आएगी और खाने पीने में क्या रहेगा। इन सभी बातों से थॉर को गुस्सा आने लगता है और वो सीधा असली बातचीत करने के लिए बीच में पहुंच जाता है और कहता है कि ज़्यूस बिजली के देवता, मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। हर यूनिवर्स के भगवानों को मारा जा रहा है, जिसके पीछे हाथ है गॉर का, इसके हाथ में है नेक्रोस्वर्ड और उसने धरती के न्यू एसगार्ड से काफी सारे बच्चों को बंदी बना लिया है। मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। यहाँ पर जितने भी देव हैं, मैं चाहता हूँ कि हम उसकी टीम बनाएं और उस गॉर द गॉड बुचर को जान से मार दें। मगर इस बात से ज़्यूस को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो कपड़े उतारने वाला सीन भी आ जाता है। तो यहाँ पर ज़्यूस को पता लगता है कि ये तो थॉर है जो कि एसगार्ड से आया है। तो ज़्यूस का उससे कहना था कि एसगार्ड की प्रॉब्लम, एसगार्ड को मुबारक, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। वहीं दूर बैठी वल्करी और साथ ही डॉक्टर जेन फोस्टर ये सोचने लगते हैं कि उसके हाथ में जो थंडर बोल्ट है, अगर हमें वो मिल जाए तो हम गॉर का सामना कर सकते हैं। इसी वजह से उस थंडर बोल्ट को चुराने के लिए यहाँ पर इन सभी की लड़ाई देवताओं से हो जाती है और ये काफी कूल फाइट थी। हालांकि इस हॉल प्रिंट में इतना कुछ अच्छा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जब 1080 प्रिंट आएगा तो मजा ही आ जाएगा। जहाँ पर थॉर और ये बाकी की टीम मिलकर देवताओं से लड़ रहे थे, तभी ज़्यूस अपने थंडर बोल्ट से थॉर पर वार करता है, मगर वो भी तो द गॉड ऑफ थंडर है। लोग उन बकरों की मदद से वहां से निकल जाते हैं, जिसके बाद ये सभी तैयार थे गॉर के पास जाकर उससे लड़ने के लिए। मगर वहां तक जाने का रास्ता काफी लंबा था और उन अंधेरे रास्तों पर रोशनी डालने का काम कर रहा था स्टॉर्म ब्रेकर। इस मूवी में ऐसे कई बार इंसिडेंट्स आए जहां पर थॉर अपने पुराने हथियार म्योनिर को उठाने वाला होता है, लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर को गुस्सा आ जाता है, मानो जैसे न्यू गर्लफ्रेंड अपने बंदे की पुरानी एक्स को देखकर गुस्सा करती है। वेल, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ पर थॉर और जेन आपस में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, इनके बीच में आपस में किस भी होता है। ये दोनों ही 8 सालों तक एक दूसरे से दूर थे, इसलिए आपस में माफी मांगते हैं। हालांकि जेन बताना तो चाहती थी कि उसे 4th स्टेज कैंसर है, मगर ये बात उसके मुंह से निकलते निकलते रह जाती है। इसी बीच इनका ये शिप पहुंच जाता है गॉर के प्लेनेट पर, जहां पर था सिर्फ अंधेरा और ये सारा अंधेरा मिलकर रोशनी को खत्म कर देता है। इसलिए यहाँ से कुछ देर के लिए मूवी ब्लैक एंड व्हाइट में चली जाती है। वेल, मुझे तो ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर भी काफी अच्छा लगा, मगर यहाँ पहुंचने के बावजूद भी इन्हें बच्चे नहीं दिखाई पड़ते। तभी वहां पर जेन की नजर एक बच्चे की पेंटिंग पर जाती है, जिसमें ड्रॉ हो रखी थी इटर्निटी की फोटो। वहां तक पहुंचने के लिए एक दरवाजा खोलने की जरूरत थी, जो कि खुल सकता था सिर्फ स्टॉर्म ब्रेकर से। तब जाकर जेन को ये बात समझ में आ चुकी थी कि ये पूरी गॉर की प्लानिंग थी, थॉर को यहाँ पर लाकर स्टॉर्म ब्रेकर से इटर्निटी का दरवाजा खोलना। इसलिए वो स्टॉर्म ब्रेकर को काफी दूर फेंक देती है, जिसके बाद एंट्री होती है गॉर द गॉड बुचर की, जो कि अपने काले सायों की मदद से इन तीनों को ही बंदी बना लेता है और आकर थॉर से पूछता है कि आखिर तुम्हारा स्टॉर्म ब्रेकर कहाँ पर है, मुझे उसकी जरूरत है। वो अपनी ताकतों की मदद से थॉर का हाथ खोलने की कोशिश करता है, मगर थॉर अपनी पूरी दम से मुट्ठी को बंदी रखता है। गॉर इस बात को जानता था कि वो हमेशा दूसरों के लिए लड़ता है, इसलिए वो अपना शिकार जेन फोस्टर और वेल्करी को बनाता है। वो उन्हें जान से मारने ही वाला होता है, जिस वजह से थॉर को अपना स्टॉर्म ब्रेकर यहाँ पर लाना पड़ता है। वेल, उसके हाथ में आने से एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से उन पर जो बंदिशें बनी थी उनसे वो आजाद हो जाते हैं। मगर उसे पाने के चक्कर में यहाँ पर इन सभी के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है।
इसी वजह से थॉर उस स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से धरती का रास्ता खोलता है, मगर वहां पहुंचने से पहले गॉर स्टॉर्म ब्रेकर को छोड़ता ही नहीं। और जब ये लोग धरती पर पहुंचते हैं तब थॉर को पता चलता है कि वो तो उसी के पास रह गया। इस पूरी लड़ाई में जेन फोस्टर काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी, इसीलिए उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर से बातचीत करने के बाद थॉर को ये पता चलता है कि जेन को तो 4th स्टेज कैंसर है। उसने ये बात उससे छिपा कर रखी और अभी तक जो उसे ताकतें मिल रही थी वो सिर्फ म्योनीर से मिल रही थी। हालांकि एक बार उठाने पर म्योनीर उसे ताकत तो देता था, मगर उससे और ज्यादा कैंसर की ओर ढकेलता जाता था। अगर उसने एक बार भी और म्योनीर को उठाया तो उसकी जान चली जाएगी। इसीलिए थॉर उसके पास आकर उसे कहता है कि जेन, तुमने जितना काम करना था कर लिया, अब बारी मेरी है। मैं खुद जाऊंगा और उसे खत्म कर दूंगा। मुझसे वादा करो कि तुम अब म्योनीर को नहीं उठाओगी। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है गॉर पर, जिसके हाथ में नेक्रो स्वॉर्ड भी होती है और साथ ही थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर भी, जिसकी मदद से वो इटर्निटी के महल तक पहुंच जाता है और फिर स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। मगर इतने में ही यहाँ पर थॉर पहुंच जाता है, जिसके पास में ज़्यूस का थंडरबोल्ट था। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक तगड़ी फाइट होती है, जो कि लिटरली इस मूवी की वन ऑफ द बेस्ट फाइट थी। इन दोनों महायोद्धाओं के पास में 2 बड़े महा हथियार थे, मगर देखते ही देखते गॉर ने नेक्रो स्वॉर्ड को यूज करके काले दानव बना दिए, जो कि गिनती में कई ज्यादा थे। वहीं दूसरी ओर इटर्निटी का दरवाजा भी खुलने वाला था, जिसके खुलने पर उसे इटर्निटी प्राप्त होती, यानी कि कोई भी इंसान अगर कोई भी इच्छा जाहिर करेगा तो उसकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। अब जैसा कि उसके नाम से ही जाहिर होता है, गॉर द गॉड बुचर, यानी कि अगर उसे शक्ति मिलती कुछ मांगने की तो वो सारे देवताओं का संहार ही मांगता। इसीलिए गॉर को रोकने के लिए थॉर वहां मौजूद बच्चों को कुछ देर के लिए अपनी ताकत दे देता है और सारे बच्चे थॉर में बदल जाते हैं। फिर यहाँ पर ये सारे बच्चे मिलकर काले दानवों का सामना करते हैं, लेकिन यहाँ थॉर पर गॉर भारी पड़ रहा था, इसलिए उसे बचाने के लिए पहुंच जाती है माइटी थॉर, बोले तो जेन फोस्टर, जिसके हाथ में था म्योनीर, और वो अपने एक ही वार से नेक्रो स्वॉर्ड के टुकड़े कर डालती है। हालांकि थॉर को देखकर काफी बुरा लगता है कि जेन के पास में ये सिर्फ आखिरी मौका था और उसने मेरी मदद करने के लिए अपने आप की जान कुर्बान कर दी। वो जेन को अपने बाहों में उठाकर उसे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर इतने में ही गॉर पहुंच जाता है इटर्निटी के पास और उससे अपनी लास्ट विश मांगने ही वाला होता है कि तभी थॉर वहां पर आकर उससे कहता है कि तुम कुछ भी कर लो तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तो गॉर पूछता है कि आखिर शांति कहाँ मिलेगी, जहां पर थॉर जवाब देता है लव, यानी कि प्यार में। और वैसे भी अब तुम इटर्निटी से सारे देवताओं का संहार मांगने वाले हो, यानी कि सारे देवता मर जाएं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, तो आखिर में अपना आखिरी वक्त तुम जैसे के साथ क्यों बिताऊं, अपने प्यार के साथ क्यों नहीं। इस प्यार का नाम सुनकर गॉर को अपनी बेटी की याद आती है और वो इटर्निटी से सभी गॉड्स के खिलाफ न जाकर अपनी बेटी को मांगता है, जिसके बाद उसकी बेटी उसके हाथों में होती है। मगर इतने टाइम तक नेक्रो स्वॉर्ड यूज करने की वजह से अब गॉर का आखिरी वक्त आ चुका था, तो वो काफी ज्यादा चिंतित था कि आखिर उसकी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। तो वहां पर थॉर उससे कहता है कि तुम्हारी बेटी का ख्याल मैं रखूंगा। अब जहाँ एक तरफ थॉर के हाथों में जेन फोस्टर अपना दम तोड़ देती है, वहीं पर गॉर अपनी बेटी के हाथों में अपना दम तोड़ देता है। मीनवाइल यहाँ पर एस्ट्रेड स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके सारे बच्चों को एसगार्ड ले आता है। इस मूवी की एंडिंग में हम ये देख पाते हैं कि अब वेलकरी, जो कि अब सारे बच्चों को बचाकर एसगार्ड लेकर आई थी, उन्हें लड़ने की ट्रेनिंग देती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अब इस मूवी के अंदर टोटल 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, जिनमें से पहले में हमें दिखाया जाता है कि अब थॉर ने गॉर की बेटी की पूरी जिम्मेदारी उठा ली थी और अब ये दोनों मिलकर उन लोगों की मदद करते हैं जो कि खुद अपने आप की मदद नहीं कर सकते थे। वहीं वह पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाई पड़ता है कि आसमान के महल में जहाँ पर ज़्यूस घायल था, वो अपने सभी बाकी साथियों को कहता है कि थॉर का आखिरी वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि उससे बदला लेने के लिए मेरा बेटा हरक्यूलिस आएगा। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा।